तो एपिसोड स्टार्ट होता है ल्यूमिन के पिता और चियान को दिखाते हुए। ल्यूमिन कह रहे थे कि आखिर ये हमारे परिवार के साथ हो क्या रहा है। जू को इन्वेस्टिगेट किया गया और फिर ल्यूमिन को भी, लेकिन चलो शुक्र है कि वो नालायक ल्यूमिन ही मरा। मेरे सर से एक बोझ हल्का हुआ। लेकिन इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि हमारे परिवार से कोई उलझना चाह रहा है। फिर ल्यूमिन चियान से पूछते हैं, अच्छा तो क्या तुम्हें ल्यूमिन का फोन मिला? चियान कहता है हाँ मिल गया था, लेकिन कुछ मसला हो गया और अब फोन मेरे पास नहीं है। ल्यूमिन के पिता कहते हैं, देखो चियान, तुमसे गलतियां नहीं होती हैं, तो मजाक छोड़ो और बताओ फोन कहाँ है। चियान कहता है, देखिए मुझे आपके फैमिली सीक्रेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये भी यकीन दिला सकता हूँ कि फोन पुलिस के पास भी नहीं है। मैं फोन वापस हासिल करते ही तुरंत लौटा दूंगा। ल्यूमिन के पिता कहते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक आखिरी मौका देता हूँ, क्योंकि मेरे सब्र की भी एक इंतहा है। फिर इसी के साथ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। चियान अपने बंदे से पुलिस स्टेशन में मिलने गया था। वहाँ पर वो बंदा कहता है, बॉस आप कितने स्मार्ट हो, आपको पहले से ही पता था कि शायद मैं पकड़ा जाऊँ, तो आपने उससे एग्रीमेंट करके फोन लेने के लिए उसे भेज दिया, है ना। इसी के साथ हम उस दिन का सीन देखते हैं। तो जब चियान का बंदा फोन लेकर सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी रास्ते में उसे वो ही लड़का मिलता है। वो लड़का बिना कुछ बोले सिर्फ उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और चियान का बंदा उसे फोन दे देता है। तो इस समय पर ल्यूमिन का फोन उसी लड़के के पास है। अब अगली सीन में हम ली को देखते हैं। वो इन तीनों को बता रहे थे कि उन्होंने चेन की वाइफ से इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें उन्हें पता चला कि उसी रात जब चेन की मौत हुई, चियान और उसका बंदा चेन के घर गए थे और उसी समय उन्होंने उसके घर में पैसे वगैरह भी रखे होंगे। यूरी पूछती है, ली आखिर ये चियान किस तरह का बंदा है? क्या वो ही लोगों को कंट्रोल वगैरह कर रहा है? ली बताते हैं कि नहीं, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि उसके पास कोई पावर्स नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस एकेडमी में वो मेरा क्लासमेट हुआ करता था। ली आगे कहते हैं कि वो उस समय पर एक ईमानदार और डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर था। हमने एक साथ मिलकर बहुत सारे केसेस भी सॉल्व किए थे, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते हमें अलग अलग केसेस मिलने लगे और हमारा एक दूसरे से थोड़ा सा कांटेक्ट खो गया। हमें फिर से एक साथ एक ही केस मिला और सीन पर पहुंचकर पता चला कि विक्टिम चियान की वाइफ थी। और बुरी बात ये थी कि जब चियान की वाइफ का मर्डर हुआ तो उस समय पर वो प्रेग्नेंट थी। लियान पूछता है, कल्प्रिट का क्या हुआ, क्या वो पकड़ा गया था? ये बताते हैं कि हाँ, हमने उसे जल्द ही पकड़ लिया था, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के कारण उसे कोई सजा नहीं मिली और वो बचकर निकल गया। फिर इस हादसे के 6 महीने बाद ही कल्प्रिट ने एक सुसाइड नोट पर क्राइम का कन्फेशन करते हुए सुसाइड कर लिया। डिपार्टमेंट का सीधा शक चियान पर ही गया कि शायद उसने बदला लेने के लिए उस बंदे को मार डाला। चियान ने नौकरी खुद ही छोड़ दी। उसके बाद से ही हमारा कांटेक्ट भी टूट गया। इसी के साथ सीन चियान की तरफ जाता है। उसने उस लड़के को ढूंढने के लिए अपने कुछ बंदे भेजे थे, लेकिन उस लड़के ने उन बंदों को मार डाला था और फोन उसी ने पिक किया था। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन चियान समझ गया था कि दूसरी तरफ वो ही लड़का है। चियान हंसते हुए कहता है कि तुम तो सच में मैडमैन निकले। फिर कॉल कट होने के बाद चियान अपने ड्राइवर से कहता है कि और बंदों का इंतजाम करो, हमें जरूरत पड़ सकती है। इसी के साथ सीन वापस से ली की तरफ जाता है। यूरी उनसे कहती है कि वैसे आज आप हमसे मिलने क्यों आए, क्या आपको कुछ पूछना है? ली कहते हैं हाँ, और फिर वो उसी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो ही हुडी वाला लड़का था। वो फैंग से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। लियान भी पूछने लगता है, बताओ फैंग, आखिर वो कौन है और तुमने हमें पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? फैंग इन्हें वो फोटो निकाल कर देता है और बताता है कि वो बस मुझे ये फोटो देकर चला गया था, उसने कुछ कहा नहीं। फोटो देखकर सभी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। यूरी कहती है, क्या पता जिसने ये फोटो दी है वो चाहता है कि हम उसके भाई को ढूंढने में उसकी हेल्प करें। ली कहते हैं, पता नहीं सच क्या है। फैंग, क्या तुम फोटो को देखकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते? फैंग कहता है, नहीं, अभी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ, तो मैं अपनी फुल पावर्स यूज नहीं कर पा रहा। लियान कहता है, ठीक है, फिर मुझे फोटो के अंदर जाने दो। ली कहते हैं, फोटो के अंदर? यूरी बताने लगती है कि हाँ, लियान के पास फोटो के अंदर जाने की एबिलिटी है। ली कहते हैं, सच में? फिर तो तुम दोनों की एबिलिटीज की हेल्प से कोई भी केस अनसॉल्व बचेगा ही नहीं। फैंग कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये खतरनाक है बार बार पास्ट में जाना, इससे फ्यूचर के चेंज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ली कहते हैं, हाँ ये बात तो है। दोनों को एमा का याद आ जाता है कि एक छोटी सी गलती से उसके साथ क्या हुआ था। लियान कहता है, अतीत को अतीत ही रहने दो। हाँ, ये सच है कि हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन क्या तुमने ही ये नहीं कहा था कि फ्यूचर हमारी वजह से चेंज होगा? यूरी भी कहती है कि अगर फ्यूचर में कुछ बुरा होने से हम रोक सकते हैं तो हमें शायद ट्राई करना चाहिए, और मिस्टर ली को भी कुछ क्लूज चाहिए उस मिस्टीरियस बंदे पर से पर्दा हटाने के लिए। फैंग मान जाता है और कहता है, लेकिन 3 बातें याद रखना। पहली कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, दूसरी कि तुम मेरी लीड फॉलो करोगे, और तीसरी पास्ट हो या फ्यूचर हमें छेड़छाड़ नहीं करनी।
लियान कहता है हाँ मुझे ये सब याद है। दोनों हाई फाई करते हैं और लियान फोटो के अंदर चला जाता है। ली एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने ये पहली बार हुआ था। खैर लियान लड़की की बॉडी के अंदर था क्योंकि फोटो वो ही क्लिक कर रही थी। इस लड़की का नाम हम आमी रख देते हैं। फोटो क्लिक होने के बाद आमी की मॉम कहती हैं जाओ बेटा कैमरा उठा कर लाओ। आमी कहती है ओके। उसकी मॉम कहती है क्या कहा तुमने अभी? क्या तुमने अभी जस्ट ओके बोला? लियान कुछ कहता उससे पहले ही फैंग उसे आगाह करता है कि आप कुछ मत बोलना। लगता है कि आमी बोल नहीं सकती। लियान एकदम से चुप हो जाता है। वहीं आमी की माँ आमी को फोर्स करने लगती है कि बेटा एक बार और प्लीज कोशिश करो, अभी जस्ट तुमने ओके बोला है। लियान रोने लगता है जिससे उसकी मॉम रुक जाती है। अब ली को एक क्लू तो मिल चुका था कि फोटो में मौजूद लड़की बोल नहीं सकती। ली और भी सुराग ढूंढने को कहते हैं जैसे कि उस लड़की की माँ का नाम, घर का एड्रेस, नंबर, कुछ भी। ली काफी हड़बड़ा रहे थे। यूरी आकर कहती है ली आप चिंता ना करें, ये दोनों अपने काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो कुछ न कुछ क्लू ढूंढ ही लेंगे। यूरी ली को ले जाकर सोफे पर बिठा देती है और कहती है कि बस थोड़ा इंतजार करिए, जल्द ही फोटो के पीछे का राज खुल जाएगा। फिर यूरी आगे पूछती है कि अभी तक मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर रेड आई ने मुझे कंट्रोल कैसे किया। ली कहते हैं जितना अभी तक हमें पता चला है उसके मुताबिक उसके पास तुम्हारी कोई फोटो होगी। यूरी कहती है यही तो जानना है कि उसे फोटो कहाँ से मिली। ली कहते हैं क्या पता किसी और के पास तुम्हारी फोटो हो। यूरी कहती है अरे हाँ मिया। ली कहते हैं हाँ, और जब ल्यूमिन को रेड आई ने कंट्रोल किया था तब मिया का फोन ल्यूमिन के पास ही था। यूरी फौरन से मिया के पास कॉल लगाकर उससे पूछती है मिया क्या मेरी तुम्हारे पास कोई फोटो है? मिया फौरन से चेक करके बताती है कि हाँ एक फोटो में तुम मेरे पीछे हो। यूरी कहती है चेक करो क्या तुम्हारे फोन से क्या किसी के पास वो फोटो भेजी गई है। मिया अपना पूरा फोन चेक कर डालती है लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ली कहते हैं जाहिर है रेड आई ने रिकॉर्ड्स को मिटा दिए होंगे। ली अब मिया का नंबर डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। वहीं फोटो के अंदर आमी की माँ कहीं पर जाने की तैयारी कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो आमी को लेकर डॉक्टर के पास आई थी। वो डॉक्टर को बताती हैं कि आज आमी ने एक शब्द बोला। डॉक्टर कहते हैं मैं जो दवाई दे रहा हूँ मतलब वो काम कर रही है। लियान कहता है क्या बकवास है ये, बेवकूफ बना रहा है, इसकी दवाई से आमी थोड़ी ना बोली है। फैंग कहता है थोड़े अपने शब्द संभाल कर इस्तेमाल करो। ली ये सब देखकर कहते हैं क्या फैंग इसी तरह से लियान को हमेशा लेक्चर देता है जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो। यूरी कहती है हाँ बस फैंग दिमाग से थोड़ा ज्यादा मैच्योर है इसलिए। अब डॉक्टर आमी की नस वगैरह चेक करते हैं। उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहते हैं कि आमी की नसों को चेक करके ऐसा लग रहा है कि ये शरीर किसी लड़के का है न कि किसी लड़की का। लियान हैरान हो जाता है कि इन्होंने सिर्फ छू कर कैसे पता कर लिया। फैंग कहता है देखा, इसलिए तुम्हें दूसरों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। खैर अब घर वापस लौटते समय लियान रास्ते के आसपास की सारी शॉप्स वगैरह का नाम बता रहा था। यूरी इन्हीं इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लोकेशन ढूंढ निकालती है। ये जगह नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं पर है। फिर अब फैंग लियान को लीड करता है कि अपनी मॉम की हेल्प करो सामान कैरी करने में। लियान वैसा ही करता है। उसके लिए तो इतना सा सामान उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आमी की माँ कहती हैं आज आमी बदली बदली सी लग रही है, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फैंग लियान से कहता है बेवकूफ, एक्टिंग तो थोड़ी सही से करो, तुम एक छोटी बच्ची हो। वहीं यूरी कह रही थी कि फोटो पर लिखे मैसेज से लगता है कि आमी का एक भाई भी है, लेकिन उसका ल्यूमिन और चियान से क्या कनेक्शन है? सवाल बहुत सारे हैं पर जवाब एक भी नहीं। सेम टाइम पर ली को डिपार्टमेंट से कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि ल्यूमिन के अरेस्ट होने वाले दिन मिया के फोन से एक मैसेज सेंड किया गया था किसी ल्यू लैंड के नंबर पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। ली हैरान थे कि आखिर मरे हुए शख्स के पास यूरी की फोटो क्यों भेजी गई। ली कहते हैं वैसे ये ल्यू लैंड है कौन? ऑफिसर बताती है कि कैप्टन इससे भी ज्यादा एक सीरियस इशू आ गया है, आपको फौरन ही स्टेशन लौटना होगा। विटनेस ने खुद को सरेंडर कर दिया है। उसका कहना है कि उसे केस के बारे में सब कुछ पता है और वो सिर्फ लियान को ही सब कुछ बताने के लिए तैयार है। वहीं फोटो के अंदर आमी और उसकी माँ एक जगह पर रुककर गेम खेल रही होती हैं और इसी दौरान एक काफी क्रीपी सा बंदा इन्हें अप्रोच करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।